गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग बेटे। और मेरे पिताजी श्री हरपाल सिंह नेगी, जो कि बचपने से हमारे इस पुश्तैनी घर में रहे हैं, और इस घर के बारे में हम उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे। आपकी मेमोरी के हिसाब से आपको कब लेटेस्ट इस घर के बारे में याद है कि किसने ख़रीदा था, पहले किसने बनाया था, कौन से सन में इसका निर्माण हुआ था, और उसके आगे किस तरीके से इस प्रोग्रेशन में इस घर को मेंटेन किया गया? ये पहले जहरी के गांव वाले लोगों से जयलाल चौधरी जी ने 1928 में इस मकान को बनाया था, परंतु 1945 में वो चमोली के रहने वाले थे। वो चमोली शिफ्ट हो गए, उनसे हमारे दादाजी ने खरीद लिया। उस समय दादाजी लैंसीडॉन में डॉक्टर थे, तो करीब 46-47 में वो यहाँ शिफ्ट हुए। उसके बाद से यहीं रहे। तो मुझे जहाँ तक याद आता है, करीब 56-57 से इस घर के बारे में याद आता है। यथावत था। इसमें पहले थोड़ा पार्ट था, फिर हमारे दादाजी ने उसे जोड़ा और अपनी डिस्पेंसरी यहीं बनाई। कौन से सन में जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो जुड़ा था इस मेरे घर में? ख्याल में मेरे पैदा होने से पहले 46-47 के करीब ही एक्स्ट्रा पार्ट जुड़े थे। ओके। फिर उसके बाद यथावत होते होते दादाजी करीब 62 में मर गए थे। फिर हम लोग यहीं रहे, माँ जी के साथ में हम ही लोग रहते थे। पिताजी सर्विस में अपने अलग अलग जगहों पर सर्विस करते थे। वो फॉरेस्ट में थे। फिर 69 में मैं अपना पढ़ने के लिए निकल गया, तो यहाँ मैं और भाई जी निकल गए। तो उसके बाद यहाँ मम्मी और बहनें एकांत हो गया, तो इसलिए वो भी पापा के साथ चले गए। घर खाली पड़ा था। जब मैं 89 में यहाँ आया, 88 में यहाँ आया, तो देखा घर की हालत बहुत बुरी थी। तो इसका धीरे धीरे मेंटेन करते करते ये, क्योंकि इतना बड़ा मकान और इतनी बड़ी ज़मीन की देख रेख करते करते आज इस स्थिति में पहुँचा। एक गौशाला भी हमने देखी थी पहले, यहाँ हाँ, गौशाला एक थी, वो कब की गौशाला थी। कंस्ट्रक्टेड है? वो गौशाला मेरे ख्याल में 46-47 की हमारे दादाजी ने कंस्ट्रक्ट की थी। पहले गायें थी हमारी, दो गायें और उनके 2 बछड़े रहते थे। वही, परंतु जब माँ जी चली गई तो गायों का कारोबार बंद हो गया। फिर उसके बाद जब आए तो फिर एज ऐसी हो गई थी कि हम गाय नहीं रख सकते थे। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 89 में आप यहाँ पर आए, 88। 88 में यहाँ पर आए, हाँ। तो हम 2 चीज़ें जानना चाहेंगे। एक तो कि उस समय पे घर की स्थिति क्या थी, आपने अपने हिसाब से क्या क्या एनालाइज किया कि इसमें क्या क्या चेंजेस होने चाहिए, और उसके बाद में एज एन एग्जीक्यूशन जो काम करवाने के तरीके से 89 से लेकर के अब तक आपने क्या क्या मॉडिफिकेशन इस घर में करा है? इस घर में मॉडिफिकेशन शुरू में तो पहले अंदर मिट्टी के परत चढ़ी हुई थी अंदर कमरों में, परंतु वो हर जगह तो हट गई थी। जो बिजली की फिटिंग 1961 में हुई थी, वो भी तार अलग अलग हो गए थे। तो सबसे पहले मैंने कुछ कमरों में दीवार की मिट्टी झड़ा करके वहाँ सीमेंटेड किया और बिजली की फिटिंग करवाई। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे होते गए, क्योंकि उस समय पैसे इतने कम होते थे, तो पैसे होते गए, तो फिर ये जो ज़मीन में पत्थर लगे बिछे, कमरों के अंदर पत्थर बिछे थे, वो हटाए, उसकी जगह सीमेंटेड करते गए। फिर ये बरामदा ओपन था, उस बरामदे को क्लोज किया। ये बरामदे की बात कर रहे हैं आप? ये बरामदा क्लोज किया। ओके। फिर जो लैट्रिन था वैसी ही थी, तो उसे हमने पक्के रूप से इंग्लिश स्टाइल में 2 लैट्रिन बनाई। पानी की व्यवस्था? पानी की व्यवस्था तो यथावत है, ये दिन प्रतिदिन कमी आता है यहाँ पानी। गर्मियों में तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती है, ये चीज़ है बस। दूसरा जो चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे, वो है कि पुराने समय में जो इस घर में आप लोग रहते थे और जो अब रहते हैं, एमिनिटीज़ में सुधार हुआ है, व्यवस्थाओं में सुधार हुआ है, आपने बहुत सारे चेंजेस लेकर के आए हैं। आपको क्या कोर डिफरेंसेस महसूस होते हैं पहले इस घर में रहने के कंपैरिजन में अब? अब ये है कि प्रॉस्पेरिटी हमारी काफ़ी ज़्यादा हो गई, उस समय नहीं थी इतनी ज़्यादा, है। तो मतलब हम आज जो भी चाहे खरीद कर खा सकते हैं, या कि
इंजॉय मतलब हीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। उस समय हमारे पास इतना संसाधन नहीं थे। तो उन दिनों में आप कैसे अपने को वार्म रखा करते थे, कैसे? उस समय रसोई में लकड़ियों में खाना बनता था। फिर मिट्टी के कमरे होते थे जो इतने ठंडे नहीं होते थे। तो आपको लगता है कि कमरे मिट्टी के बजाय सीमेंट होने से ठंडक और बढ़ी है? बिल्कुल। और फर्श का कितना योगदान हुआ है जो आपने फर्श भी ठंडा हो जाता, पत्थर के फर्श उतने ठंडे नहीं होते हैं, है ना। जो रसोई थी उसका फर्श भी मिट्टी का था, दीवारें भी मिट्टी की थी, फिर आग जलती रहती थी लगभग। तो वो डिफरेंस आपने महसूस किया वो है तो क्या, कि दीवारें अगर सीमेंट की कर दी जाए, फर्श सीमेंट का कर दिया जाए तो घर कंपैरेटिवली ठंडे हो जाते हाँ, हैं। ठंडे हो छत का कितना योगदान रहता है? छत का तो वही है। छत तो इसलिए यहाँ बनाई गई टीन की कि उस समय बर्फ बहुत गिरती थी। तो अब नहीं गिर रही है? अब बिल्कुल नहीं, बहुत ही कभी गिर गई तो आधा इंच गिर गई नहीं तो नहीं। पहले तो 1-1 फीट तक 6-6 इंच तक गिरती थी, तो छत पे एक मोटी परत चढ़ जाती थी। इसलिए स्लोपिंग वो थे जिससे कि बर्फ लोड ना पड़े, ये चीज़ थी। अच्छा, जैसे हमने देखा है कि मकान का छत में टिन के नीचे लकड़ियों का प्रयोग किया गया है। किस तरीके की लकड़ियां हैं और आपको इन लकड़ियों को मेंटेन करने में 88 के बाद से क्या समस्याएं आई हैं? और उससे पहले अगर आपकी मेमोरी में आपको याद है कि आपके दादाजी परदादाजी में से कोई, परदादाजी तो नहीं, आपके दादाजी को क्या समस्याएं आई थी उस समय पे जब वो ये एक्सटेंशन बना रहे थे? कोई ऐसा वाकया जो आप बता सकते हैं? जब एक्सटेंशन हुआ था तो उसका मुझे कुछ याद नहीं है, क्योंकि मेरे पैदा होने से पहले बन गया था। परंतु ये है कि लकड़ियाँ भी चीड़ की है, अंदर से 1928 में ही लगी हुई है। जो नया वो है उसमें 1945-46 में लगा है। उसमें कोई मेंटेनेंस, हाँ ये है कि 2-3 साल पहले मैंने 2-3 कमरों में पेंट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी लाइफ बढ़ जाएगी। चीड़ की सबसे खास बात यह है कि यदि उसमें पानी नहीं लगे तो यहाँ दीमक की प्रॉब्लम नहीं, तो चीड़ सुरक्षित रहती। लकड़ी लगाने से ये होता है कि हीट रेडिएशन जो अंदर का बाहर और बाहर का अंदर नहीं आ पाता, चाहे ठंडा हो चाहे गर्म हो, इसलिए कमरे ज़रा नॉर्मल रहते हैं। यदि खाली टीन ही रहे तो ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, गर्मियों में बहुत गर्म हो जाएगा, ये अंतर। अच्छा, आपके दादाजी और मेरे परदादाजी श्री प्रताप सिंह नेगी, वो एक बहुत ही नोन पर्सनालिटी रहे हैं जेरी खाल में। जब मैं छोटा था तो उनके बारे में बड़ा आदर और सम्मान के साथ में लोग बात किया करते थे। उनकी जीवन के बारे में उन्होंने कहाँ कहाँ काम किया, क्या क्या योगदान किए, जितना भी आपकी मेमोरी में उतना बताइए प्लीज़। ये उनके बारे में ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है, परंतु उन्होंने उस समय आगरा से कौन सी डिग्री ली थी, डॉक्टर की डिग्री प्राप्त की थी। और उसके बाद उनकी पोस्टिंग मसूरी, अल्मोड़ा, लैंसीडॉन, इन 3 जगहों की तो मुझे याद है, हमारी बुआ जी बताते थे। प्रथम विश्व युद्ध में वो इटली गए थे। इटली से कितने साल रहे इटली में, 1 या 2 साल रहे होंगे। उसके बाद यहाँ आए वो, यहाँ आए। उसके बाद हमारे फादर का जन्म हुआ। उनके बारे में ज़्यादा बस यही था कि उन्होंने ये कैंट उसमें डॉक्टरी, आखिरी में रिटायरमेंट में कैंट उसमें उन्होंने डॉक्टरी की, मतलब डॉक्टर का काम करते थे। फिर उसके बाद रिटायरमेंट के बाद वो जहरी खाल में अपनी डिस्पेंसरी खोल करके उसमें काम करते थे, तो लोगों का वो करते थे। मतलब अपनी डिस्पेंसरी तो नहीं थी, वो गवर्नमेंट पेड ही वो थी। कुछ उसमें कुछ 40 के 45 रुपये मिलते थे, कुछ ऐसा था। एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि कितना मिलता था, वो काम करते थे। परंतु उससे यहाँ के लोगों को बहुत फ़ायदा होता था। देर सवेरे लोग उन्हें अपने साथ ले जाते थे। कोई बीमार ऐसा जो आ नहीं पा रहा था वो जाते थे, जितना भरसक होता था वो जाते थे। बस इतना ही मुझे याद है। और आपके पिताजी कितने भाई बहन थे और कब किस सीक्वेंस में उनके बच्चे हुए? यहाँ इसी जगह पे हुए कि किसी और जगह पे हुए? नहीं, मतलब वो तो सब पिताजी शायद अल्मोड़ा हुए, और बुआ जी और छोटे जो उनके छोटे भाई थे वो मसूरी में हुए।
शायद एग्जैक्ट मुझे पता नहीं है। 3 भाई बहन 3 थे। भाई थे, तो जिनमें से एक भाई बीएससी कर रहे थे, तो ट्यूबरकुलोसिस से उनका स्वर्गवास हो गया, क्योंकि उस समय ट्यूबरकुलोसिस का कोई इलाज नहीं था। तो दादाजी ने काफ़ी कोशिश की, पर उनके क्योंकि इलाज नहीं था तो इसलिए कुछ नहीं हो पाया। फिर तब वो एक पिताजी और उनकी बहन रह गई। तो बहन के 6 लड़के हैं और हमारे पिताजी के 2 लड़के और 3 लड़की। कोई ऐसा वाकया आपके अपने दादाजी के साथ में जो बचपन में कुछ अच्छी मेमोरी होंगी, कोई बात हुई होगी, उन्होंने आपसे कुछ कहा होगा, कोई ऐसा शेयर कीजिए। शेयर करने लायक तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उस समय मैं काफ़ी छोटा जब उनका स्वर्गवास हुआ था। परंतु इतना था कि जब 60 के करीब में यहाँ आदमखोर बाग हुआ था, तो हमें पीछे रखकर अपने आगे जा कर के चलते थे कि मैं बाघ से तुम्हारी रक्षा करूँगा। और उस समय हम सुबह शाम संध्या करते थे, तो संध्या यहाँ बरामदे में बैठ कर के करते थे। तो दादाजी हमें संध्या करवाते थे और अपने आप पहरा देते थे। और ये वाकया हमें संध्या कराना क्या होता है? संध्या कराने का मतलब एक आर्य समाजी संध्या होती है। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, ओम सन्नो देवी रविष्टया आपो भवन्तु पीते से। ये उच्चारण करना है। हाँ, ये कभी काफ़ी लंबी है। आखिरी में होता है ओम जो शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति आप शांति। उसके बाद पहरा क्या होता है? फिर काफ़ी होता भी लंबा है। फिर उसके बाद हम सब आपस में बड़े से शुरू होता था। मैं सदा सत्य बोलूँगा और निर्भीक रहूँगा। ये निर्भीकता और सत्यवादिता ईश्वर पर विश्वास करने से प्राप्त होती है। और बड़े से छोटे तक को, मतलब बड़े से अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं। और अच्छा, तो ये जो समाज की जो अच्छी बातें सिखलाने की जो कार्रवाई है, हाँ, एक तरह से उसको निरंतर हाँ, एक रोज सुबह और शाम हमको रोज रोज करवाया जाता था। फिर सुबह उठ करके हमने सबको प्रणाम करना, जितने बड़े होते थे, विशेषकर दादा और मेरी मम्मी पिताजी, इनको हम प्रणाम करते थे। आपकी दादी के बारे में आपने नहीं बताया? दादी तो हमने देखी नहीं। जब हमारे पिताजी 15 वर्ष के थे तो वो स्वर्गवास हो गए थे, और उनके बारे में न तो हमारी मम्मी को कुछ पता था। बुआ जी से पता करने की कोशिश की थी, वो भी बहुत छोटी थी, तो उन्हें भी ज़्यादा, मेरे ख्याल में बुआ जी भी उस समय 12-1 वर्ष की रही होंगी, तो उन्हें भी कोई, पर इतना मांगा कि उनका नाम सरस्वती नेगी था। और वो जिस गांव की थी, अकेली बहन थी, उनके पास बहुत बड़ी जायदाद थी। किस गांव की थी आपको नहीं पता? नाम ही तेरी मम्मी को पता है उसका नाम। तो उनकी काफ़ी वो ज़मीन थी जो दादाजी के नाम पर दादाजी ने सब वो उसी गांव वालों को भेंट कर। अच्छा, और परदादा जी की अदर देन ये जहरी खाल कौन कौन सी जगह पे प्रॉपर्टी थी जो का आपको जानकारी है, या फिर रही है, या फिर खराब हो गई, या फिर हाथ से चली एक तो गई? ओरिजिनल गांव जो है पिपली है। फिर 20 बीघा उन्होंने जाफराबाद में ली थी, परंतु वो किसी ने धोखाधड़ी करके वो बेची थी, तो वो केस हार गए, जिसकी वजह से वो 20 बीघा ज़मीन उनके हाथ से और निकल गई। पिपली वाली ज़मीन तो उन्होंने वैसे ही अपने ना अभी वो तो अभी भी हमारे पास ही है, परंतु उसका कोई जाता ही नहीं है। ये चीज़ है।